हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एससी वर्मा का ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके लिए आज हम पढ़ाई करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की, और उसके बाद कुछ जो टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन फर्दर इन द एंड ऑफ द लेक्चर इस प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो हेडिंग लगा लो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। समझते हैं कि पहले किस तरीके से मैग्नेटिज्म मैटर के अंदर हो सकता है। मैटर जैसे हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं तो उनके अंदर मैग्नेटिज्म हो सकती है। उस मैग्नेटिज्म की आज हम पढ़ाई करेंगे और उससे रिलेटेड कितने प्रकार के टाइप ऑफ मटेरियल हो सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ मैग्नेटिज्म क्लासिफिकेशन, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इनके जो होल डिस्कशन है जो इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा। तो आज के लिए शुरू करते हैं लेक्चर को। देखो, मैं आपसे बोलूं कि मैटर, कोई भी मैटर है, किससे बना हुआ है? एटम्स से बना हुआ है। राइटिंग बहुत होने वाली है आज। मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। बोलो। और एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते। तो मैं बोल सकता हूं एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से सुनना, क्या होगा। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें सबको है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है एंड एवरीबॉडी नोज इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इट मींस दिस विल प्रोड्यूस अ करंट। बोलो, कह सकते हैं ना? तो मैं कह सकता हूं electrons in the atoms moves in circular path। सर्कुलर पाथ में मूव करने से क्या होता है? करंट बनने लगती है। हैंस करंट लूप्स आर मेड। करंट लूप्स बनने लगती हैं। और हम ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आए हुए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। वेयर अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब किसी के अंदर करंट होता है तो उसका अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। जब किसी लूप के अंदर करंट होगा इट मींस वो मैग्नेट बन गया है। और अगर मैग्नेट बन गया है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी किसकी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो इसका मतलब जब ये करंट लूप बन गया है इसका मतलब इसके अंदर क्या बन गए होंगे? मैग्नेटिक मोमेंट्स बन गए होंगे। बोलो, क्या कह सकता हूं? हेंस करंट लूप आर मेड, तो कह सकते हैं सो मैग्नेटिक मोमेंट्स विल, ऐसे लिखते, करंट लूप्स will have magnetic moments। मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे। अब तो हमारा काम बनता ही जा रहा है धीरे धीरे। यही सब चीजें तो हमें चाहिए थी कि मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएंगे। धीरे धीरे प्रूफ हो रहा है कि मैग्नेट बनने जा रहा है। बोलो, अब मैग्नेटिक मोमेंट हो गए। तो जब किसी मटेरियल के अंदर
मैग्नेटिक मोमेंट्स बनने लगेंगे। इट मींस वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। और यही तो हम पढ़ने आए ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब मतलब वो मटेरियल क्या बन गया, एक मैग्नेट बन चुका है। इज दैट क्लियर? वी आर नॉट, देखो मैं दोबारा से आपको पूरी स्टोरी याद दिलाता हूं। मूविंग चार्ज की वजह से मैंने मैग्नेटिज्म की पढ़ाई करी, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैंने मैग्नेट की पढ़ाई करी। अब ना मैं चार्ज को मूव करा रहा हूं, ना मैं करंट दे रहा हूं, ये मैं उन मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहा हूं जिनमें क्या होती है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है। वजह क्या होती है, ये मैटर्स एटम्स के बने होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई होते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहा होता है, करंट लूप बन जाता है, करंट लूप के होने की वजह से उसमें मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या न्यूक्लियस की वजह से नहीं होते? होते। न्यूक्लियस की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसी बार बताते हैं कि वो मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में सेवरल थाउजेंड टाइम्स कम होता है। इस वजह से हम उसको अभी इग्नोर कर रहे हैं और किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मोशन पे। इज दैट क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, ध्यान से सुनना, इवन इफ इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, दिस हैज परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या अजीब सी बात हो गई, बिल्कुल अभी समझ आ जाएगा। अब मैं ले चलता हूं आपको केमिस्ट्री की सैर कराने, और आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टाइप के मटेरियल्स के बारे में एटलीस्ट पढ़ाई होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और आपने वहां पर देखा होगा एक प्रॉपर्टी के बारे में आपने डिस्कस किया होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, मतलब स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। सर मेरा तो साफ है, कोई बात नहीं, पढ़ाई करोगे आ जाएगा। बोलो किसकी वजह से, ड्यू टू स्पिनिंग, स्पिनिंग या स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन की वजह से भी पैदा होगी कौन, मैग्नेटिज्म किसी मटेरियल के अंदर। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको यहां पर एक बात और बताता हूं। ऐसा तो नहीं है कि सारे मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल है दुनिया में, सब में मैग्नेटिज्म पाई जाती है। बोलो हाँ या ना। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें मैग्नेटिज्म होती है, कुछ में नहीं हो सकती है। तो ना होने के पीछे भी वजह हम देख सकते हैं कि क्यों नहीं होती है। आगे चल के और भी डिटेल में बात करेंगे। इसके पीछे एक रीजन यह भी हो सकती है, मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव टेंडेंसी टू कैंसल ईच अदर। थोड़ी सी लैंग्वेज की जगह मेरी टोन पे फोकस करना, सुन के लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है मेरी राइटिंग कभी कभी आपको ना समझ में आए, बहुत खराब लिख दूं मैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव टेंडेंसी टू कैंसिल मैग्नेटिक मोमेंट्स। मैग्नेटिक मोमेंट्स को कैंसिल करने की टेंडेंसी भी होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने हीलियम की पढ़ाई करी है ना, हीलियम को तो जानते हैं ना, हीलियम को जानते हैं हम। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अरे 2 इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते हैं? बोलो। तो मैं कह सकता हूं दी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम एटम क्या करते हैं, कैंसिल ईच अदर। दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। उनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। मैं समझाता हूं इस बात को आपको एक डायग्राम बना करके। देखो राइटिंग होने वाली है, ऑफ कोर्स तगड़ी राइटिंग होगी कॉन्सेप्ट के साथ।
लैंग्वेज, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट। उसके साथ साथ सवाल भी सॉल्व करते चलेंगे बीच में। मैं आपको कई क्वेश्चन एससीबी के कराने वाला हूं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन तो हमें समझना पड़ेगा कि कैसे बना मैग्नेटिज्म। एक्चुअली ये ना काफी बोरिंग लगने लगता है लोगों को लगता है ये बहुत ही बेकार टॉपिक। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको समझेंगे, इसकी तह तक जाएंगे, तो आपको उसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अदरवाइज आप डेफिनेशन रटने की कोशिश करेंगे तब आपको नहीं मजा आएगा इसमें, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या करना पड़ रहा है। सुनना क्या होता है मैं बताता हूं। ऐसा है, ये कोई मैंने एक मटेरियल ले लिया और उसका एक माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम ले लिया, काफी छोटा वॉल्यूम ले लिया, मैंने आपको बड़ा करके बताया। बताओ ये एटम से मिलकर बना होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहा होगा। मैं ऐसे दर्शा रहा हूं उस मैग्नेटिक मूवमेंट को, ये बना दिया मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में मैं पढ़ाई कर चुका हूं, अब ये मत कहना मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, I इंटू ए बोलो, और बार मैग्नेट के लिए कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। ये होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज। ये किसी करंट कैरिंग लूप के लिए होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला किसी बार मैग्नेट के लिए होता है। ठीक है, चलो, तो ना यहां पर कहानी बार मैग्नेट की है, ना यहां पर कहानी किसकी है, करंट कैरिंग लूप की है। यहां पर कुछ अलग कहानी समझना। तो इसमें ना जो भी इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, ये इस तरीके से कुछ इस तरह रैंडम पड़े हुए हैं। ठीक, रैंडम पड़े हुए हैं इस तरीके से रैंडम पड़े हुए हैं। कोई जरूरी नहीं है रैंडम ही पड़े होंगे, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग कहानी हो सकती है। जैसे फेरोमैग्नेटिक के लिए ये सब रैंडम नहीं होते, ऑटोमेटिक अलाइन भी होते हैं। दैट्स व्हाई फेरोमैग्नेटिक इज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो मैं जनरल बात कर रहा हूं, इस तरीके से पड़े होते, कैंसिल कर सकते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। तो मैं अगर आपसे बोलूं, अगर बाहर से बी एक्सटर्नल, अगर मैं बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड ना लगाऊं, मैग्नेटिक फील्ड इसका जीरो रखूं, कोई मैंने अपनी तरफ से बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप नहीं किया है, तो क्या होगा, इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है ये जीरो होने वाला है। बोलो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब मैं इन सब का वेक्टर लेने जाऊंगा, वेक्टर सम करने जाऊंगा, तो इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। इज दैट क्लियर? धीरे धीरे समझते जाइए, लैंग्वेज को लिखते जाइए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं तो क्या होगा। ध्यान से सुनना। व्हेन material is kept in external magnetic field। मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बोल के एक बात बताई थी। मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन के अंदर करंट होगी इलेक्ट्रॉन के अंदर करंट, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनेगी, करंट लूप बन जाएगा। और लूप मैंने क्या बोला था, करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग लूप रखा होता था उस पर क्या लगता था, टॉर्क लगता था। याद आया? तो जब मैं इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से इस पे टॉर्क लगने लगेगा। किस पे टॉर्क लगेगा, किस पे लगेगा? अरे ऐसे करंट कैरिंग लूप रखता था मैं, याद आया? और टॉर्क लगता था, इस पे वैल्यू कितनी होती थी, एम क्रॉस बी, पुरानी यादें दिला रहा हूं, एम बी साइन थीटा। ये इस तरीके से कोई लूप है, इसमें कोई डायरेक्शन है करंट का। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया तो इस पे टॉर्क लगता था, और टॉर्क इसको क्या करता था, रोटेट करने की कोशिश करता था। अब यहां पर लूप तो है नहीं, बोलो, ये तो न्यूक्लियाई एटॉमिक लेवल की बात चल रही है, ये सब माइक्रोस्कोपिक है, सलाखों से तो दिखाई भी नहीं दे रहा है ये सब, समझ रहे हो ना। लेकिन हमने इतनी पढ़ाई कर रखी है कि हम इन चीजों के बारे में कल्पना कर पा रहे हैं, समझ गए। चलो अब मैं आपको बताता हूं, ये समझ गए ना, इस तरीके से टॉर्क लगेगा। तो मैं इसको हटा रहा हूं, क्यों, अभी इस फोटो को इसलिए हटा रहा हूं, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप करने जा रहा हूं। तो बोलो, मैंने लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, अब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप कर दिया। इज दैट क्लियर? तो मैंने क्या बोला, व्हेन अ मटेरियल इज कीप्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बोलो क्या होगा, टॉर्क एक्ट्स ऑन एटॉमिक डाइपोल मोमेंट। बोलो, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट पे क्या लगने लगेगा, टॉर्क। और क्या करेगा, ट्राई करेगा अलाइन करने की। ये जो सारे डाइपोल्स हैं इनको ट्राई करेगा अलायंस करने की, किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? क्या ये ऐसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये आगे का विषय, लेकिन करने का ट्राई करेगा, प्रयास करेगा, समझ रहे हो। तो मैं लिख सकता हूं क्या, एंड these
टॉर्क्स ट्राई टू अलाइन अलाइन किस डायरेक्शन बताओ, अलाइन देम पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करके। अब बार बार इतना बड़ा पिक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है, मैं यहां पे छोटू सा बना के बताता हूं, छोटू से बना के बताता हूं। सर कुछ तो दिख रहा है अलाइन करे हुए और कुछ नहीं दिख रहा है सर अलाइन करे हुए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए, क्या इसका नेट डायपोल मोमेंट अब जीरो होगा? बिल्कुल नहीं। क्या नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। प्रीवियस कंडीशन में था, इस कंडीशन में नहीं होगा। नेट टोटल जीरो नहीं होगा, कुछ का जीरो हो सकता है। समझ रहे क्या बता रहा हूं? अब ये कोई मेरे से सवाल पूछेगा, सर ये आपने देखा, मैंने कुछ तो समझ आ रहा है मुझे, जो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुए, लेकिन कुछ सर अभी भी रैंडम पड़े हुए। तो यार मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप करने पे सारे डाइपोल में सारे जो एटॉमिक डाइपोल है वो अलाइन नहीं हो सकते। क्यों? उसके पीछे वजह है यार, टेम्परेचर नाम की भी तो कोई चीज है ना। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या टेम्परेचर का चेंज होने से क्या होगा, इन डाइपोल्स की जो रैंडमनेस है वो और भी बढ़ जाएगी, जिस वजह से ये 100% अलाइनमेंट नहीं हो सकता कभी भी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो मैं कह सकता हूं बट द अलाइनमेंट इज पार्शियल। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? 100% नहीं कह सकते। कैसा हुआ? पार्शियल हुआ। इसकी वजह भी हम बता सकते हैं, बिकॉज द थर्मल का मतलब टेम्परेचर, थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का थर्मल मोशन बताओ क्या करता है? रैंडमनेस बढ़ा देता है इसके अंदर। बोलो, रैंडमनेस बढ़ा देता है, या ऐसे भी कह सकते हैं थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंटली चेंजेस। थोड़ा सा राइटिंग पे कम, शब्दों पे ज्यादा ध्यान देना, स्पेलिंग वगैरह पे इतना ध्यान मत देना प्लीज। बोलो क्या होता है? फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, फ्रिक्वेंटली चेंजेस क्या चीज? ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक डाइपोल। शायद अब मेरे सारे दोस्त समझ चुके हैं। बोलो क्या हुआ? जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप किया तो मैक्सिमम या बहुत सारे जो एटॉमिक डाइपोल है वो अलाइन हो गए, लेकिन 100% नहीं हो सकते। क्यों? अलाइनमेंट इज पार्शियल। किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी की वजह से, या थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। इसके अंदर क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ जाएगी, या यू कैन से फ्रीक्वेंटली जो एटॉमिक डाइपोल है उनके ओरिएंटेशन चेंज होने लगेंगे। ओरिएंटेशन का मतलब है उनके डायरेक्शन चेंज होने लगेंगे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए इतना आसान नहीं है उसको सेटअप करना। दैट्स व्हाई ये कैसा है? पार्शियल है। इज दैट क्लियर? क्या आप मेरी बात समझ पाए? लेकिन हाँ ये क्लियर है कि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो होने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर? नोट कर लिया? चलो तो बताओ, एक फैक्टर मेरे को पता चल गया जो मैग्नेटिज्म को प्रभावित कर रहा है, यहीं से पता चल चुका है, टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? मैं अगर आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, ये इस तरीके से इसमें डाइपोल पड़े हुए और मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर मैंने ये देख लिया कि जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं हुआ। ये जो कुछ रैंडमनेस आपको दिख रही है डाइपोल मोमेंट्स के अंदर, इसको मैं अगर और ज्यादा अलाइन करना चाहूं इन केस, तो मैं क्या कर सकता हूं? ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाई है मैं इसको और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं और बढ़ा सकता हूं, और
ये जो टेम्परेचर है ना, इसको मैं डिक्रीज कर सकता हूं। उससे क्या होगा, जो वैल्यू है किसकी, अलाइनमेंट की, वो मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन क्या 100% हो जाएगी? ना, दिस इज नॉट ट्रू। 100% कभी भी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? बोलो, क्लियर है? और ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। ये गलती से मैंने 0 लिख दिया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो अब 0 हो नहीं सकता। जो होने की कंडीशन थी मैं आपको बता चुका हूं। बोलो, क्या क्लियर है? क्लियर है? एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं। बोलो, अलाइनमेंट हो गया डाइपोल्स का, जैसा भी हुआ, पार्शियली हुआ, कैसा भी हुआ, लेकिन किसकी डायरेक्शन में हुआ? किसके डायरेक्शन में हुआ? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही तो हुआ ना। किस डायरेक्शन में अलाइनमेंट हुआ? बोलो। मैं कह सकता हूं व्हेन एटॉमिक डाइपोल aligns पार्शियली, ठीक है, जैसे भी हो, पार्शियल या फुल्ली, जैसे भी हम कर पाए हो। फुल्ली तो इतना आसान नहीं है, आइडियल कंडीशन है फुल्ली के लिए। तो क्या कह सकता हूं, देयर इज अ नेट डाइपोल मोमेंट। कहां होगा? विल बी, बोलो कहां? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो अपन ने क्या करी है, मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। ये बहुत ही बेसिक हमने तैयार कर लिया कि कैसे समझ सकते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को। बोलो, अब मैं कुछ चीजें और डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड को जब बाहर लगाया तो क्या हुआ, और इस टर्मिनोलॉजी को अपन किस नाम से जानेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल या हेडिंग लगाने जा रहे हैं हम लोग, मैग्नेटाइजेशन, या इसी को मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं। इसको कैपिटल आई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या है ये? मतलब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा करके किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना। मैग्नेटाइज करने का मतलब है उसे मैग्नेटिक बनाना। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। किसी भी मटेरियल को हम क्या करना चाहते हैं, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा करके उसको मैग्नेट बनाना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये दिस इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक इंटेंस। इसको हम 3 नाम से बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दिस इज गोइंग टू बी आई वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इज दैट क्लियर? V इज द वॉल्यूम। जिस वॉल्यूम के ऊपर मटेरियल के हम काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? V बोलेंगे। चलो और समझते हैं। अच्छा, यूनिट वगैरह के बारे में देख लेते हैं। यूनिट क्या है? डाइपोल मोमेंट वेक्टर का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये वॉल्यूम है तो इसका मीटर क्यूब। इससे ये हमारा 1 मीटर रह गया, ऊपर आ जाएगा। तो आई कैन से एम्पियर मीटर इनवर्स, या एम्पियर पर मीटर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको एक बात यहां पर और बताता हूं, सुनना। ये क्या हुआ, किसी भी मटेरियल को ध्यान से सुनना, किसी भी मटेरियल को, इसका कोई V वॉल्यूम है, इसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। क्या हुआ, ये मटेरियल मैग्नेट बन गया।
तो इसके मैग्नेट बनने में जो मैंने भूमिका निभाई, जिसे उसे हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो कहानी हो गई एटॉमिक लेवल पे। लेकिन अगर मैं कहूं फॉर बार मैग्नेट, अगर मैं इस बात को बार मैग्नेट के लिए समझने की कोशिश करूं, बार मैग्नेट के लिए क्या होगा, चलो यहां बताता हूं। फॉर बार मैग्नेट, बार मैग्नेट तो सब जानते ही हैं क्या होता है। तो मैं कह सकता हूं I इज इक्वल टू m वेक्टर अपॉन v, एंड एवरीबडी नोज कि m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और बार मैग्नेट के लिए इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, हम पढ़ के चले आए, स्मॉल m इंटू 12, वेयर 12 इज द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट एंड v इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, चलो यहां पर बार मैग्नेट एक बना के बताता हूं। ये एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट की जो लेंथ है दिस इज 12, और ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड फेस एरिया, और ये फेस एरिया लेंथ से मैंने यहां a मान लिया। तो वॉल्यूम कैन बी राइट a इंटू 12। अरे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वॉल्यूम होता है, तो एरिया इंटू लेंथ को भी मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम। दिस इज द एरिया, क्या है, फेस एरिया, ये फेस एरिया, और ये मैग्नेट की लंबाई कितनी है, 12। तो यहाँ 12 से 12 क्या होगा, मरता हुआ दिखाई देगा। वेक्टर को हटा देता हूं इस तरीके से। तो I इज इक्वल टू m पर यूनिट a। ये यहां पर डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज कैपिटल M। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, थोड़ी तो नहीं कह सकता, वैसे बहुत ज्यादा खराब है। ये छोटू m क्या है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसके लिए पोल स्ट्रेंथ है ये। बोलो, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या सिंपली मैग्नेटाइजेशन एक बार मैग्नेट के लिए क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। किसके लिए, बार मैग्नेट के लिए। और एटॉमिक स्तर पे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इज दैट क्लियर। ऐसे कई सारे टर्म्स हमें धीरे धीरे सीखने और समझने को मिलेंगे। समझ गए ना मैग्नेटाइजेशन क्या है, किसी भी मटेरियल को मैग्नेट बनाना है बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट ओवर वॉल्यूम। और अगर बार मैग्नेट को मैग्नेट बनाना है तो या बार मैग्नेट की हेल्प से बनाना है तो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट फेस एरिया। आप चाहो तो फेस एरिया मेंशन कर सकते हो, मैंने वैसे लिख रखा था साइड में। क्लियर। चलो अब मैं एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करता हूं, मैं आपको देता हूं, आप पहले करना, फिर मैं बाद में देखता हूं क्या है। एससी वर्मा का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे से कह रहा है a bar magnet is made up of steel of magnetic moment is 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड मास भी लिख लो, इसका मास 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 kg कर लो, एंड द डेंसिटी ऑफ स्टील, स्टील लिया है, स्टील लिख लेता हूं, डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7.9 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये हो गई इसकी डेंसिटी। इज दैट क्लियर। माइनस करो, बोलो भाई। क्वेश्चन है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। करोगे ट्राई, चलो फटाफट करो, 1 2 3 कर लिया। चलो मैं बताता हूं, बोलो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I इक्वल टू m पर यूनिट वॉल्यूम। इज दैट क्लियर। m की वैल्यू मेरे को यहां पर दे रखी है 2.5,
वॉल्यूम नहीं पता है, आगे सॉल्व नहीं होगा। मैं एक हेल्प से कर सकता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो यहां से वॉल्यूम विल बी मास पर यूनिट डेंसिटी। मेरे को मास भी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है, तो मैं यहां से वॉल्यूम निकाल सकता हूं। वॉल्यूम इज गोइंग टू बी, मास इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर -3 kg एंड डेंसिटी इज 7.9 इंटू 10 टू द पावर -3। चलो यूनिट्स को हटा दे रहा हूं, सब ऐसा ही में रख रहा हूं, ठीक है। तो यहां से जो डेंसिटी है, सॉरी वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। एक चीज गड़बड़ हो गई है, ये पावर्स मैंने एक जैसे ले लिए, पावर्स मेरे को ना डेंसिटी का पावर प्लस करना पड़ेगा, डेंसिटी के पावर को प्लस कर लो, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा 7.8 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर क्यूब। ऐसे कुछ आना चाहिए, 7 नहीं 8.3। ये तो कैलकुलेशन है, कर लेना, ठीक है। ये मिल गया वॉल्यूम, रख देंगे उठाकर इक्वेशन 1 में। सो I इक्वल टू 2.5 अपॉन 8.3 इंटू 10 टू दी पावर -7। तो यहां से मेरे को I की वैल्यू मिल जाएगी, और ये आप सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 एम्पियर पर मीटर। ये आपको इसकी वैल्यू यहां पर क्लियरली मिल जाएगी। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो मैच भी कर गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस्तेमाल को हम सॉल्व कर लेंगे। अगला टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कुछ लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द मैग्नेटिज्म। एक ही बात है, मैग्नेटाइजेशन अपना क्लियर हो चुका है, एक एससीबी का क्वेश्चन भी कर लिया। अब अपन जा रहे हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में सीखने कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को अपन कैपिटल H से डिनोट करते हैं, और क्या होगी इसकी वैल्यू मैं अभी आपको बताता हूं। हेडिंग लगा लो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखो कंफ्यूज मत होना टर्मिनोलॉजी के साथ, पिछला वाला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था। इज दैट क्लियर? सो डोंट बी कंफ्यूज विद द टर्मिनोलॉजी। इज दैट क्लियर? तो मैं आपसे एक शब्द बोलूं, चलिए पहले एक्सप्लेन करता हूं। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ मटेरियल, बोलो इट मैग्नेटाइज, ये मैग्नेटाइज हो जाता है। बोलो, या ऐसे भी लिख सकते हो मटेरियल गेट मैग्नेटाइज। इज दैट क्लियर? इससे प्रॉब्लम नहीं है। आप सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। पहले इसके नीचे एक पिक्चर बनाता हूं, मैं एक पिक्चर बनाता हूं। यहां पर मैंने क्या किया, एक यूनिट वॉल्यूम निकाल ले लिया किसी मटेरियल का, यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। इसके अंदर क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट अलाइन हो गए, मतलब इसके अंदर कोई क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। बोलो, तो इसके अंदर जो एक्चुअल मैग्नेटिज्म है, या जो एक्चुअल इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या है, किस किस की वजह से? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, और इसके मटेरियल की जो खुद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी उसकी वजह से है। तो मैं कह सकता हूं द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल इज सम ऑफ, बोलो किस किस का सम, बताओ। बोलो, सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक तो इसकी वजह से, और दूसरा एक तरीका और हो सकता है क्या, अभी अभी मैंने मैग्नेटाइज किया था, याद आया,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इन दोनों की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ये मैंने जो लगाया है इसकी वजह से, प्लस इस जो मटेरियल की काबिलियत थी इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से, करंट की वजह से, डाइपोल का अलाइनमेंट एंड ऑल। इज दैट क्लियर? एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो मैं यहां पर आपको एक तरीके से लिख के बताता हूं। एक्चुअल में लोग इसका शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में शॉर्ट फॉर्म क्यों नहीं यूज करना चाहिए मुझे। अगर अच्छा प्रॉब्लम आता है तो हम क्यों फंस जाएंगे। सुनना, पहले मैं आपको बताता हूं एक्चुअली है क्या ये। एच वेक्टर इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। पूरा मेरे को इस तरीके से लिखना चाहिए आपको कि सर ऊपर वाले के साथ मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे मैच हो रहा है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करके आपको समझाता हूं। इसको आई को इधर लाता हूं तो ये कैसा हो जाएगा, आई प्लस एच। इज दैट क्लियर? और इधर क्या रह जाएगा, बी अपॉन म्यू नॉट, और म्यू नॉट को भी मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। इज दैट क्लियर? अब देखो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। आई डोंट थिंक आई इज करंट, आई इज मैग्नेटाइजेशन। अब आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है। जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है या नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस किस का सब मैंने बताया आपको, मैग्नेटाइजेशन, दिस इज द मैग्नेटाइजेशन, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इज दैट क्लियर? क्या आपको मेरी बात क्लियर है? कुछ लोग कहते हैं या कुछ लोग बता देते हैं कि सिंपली इस तरीके से बताते हैं, बी अपॉन म्यू नॉट। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। कब होती है मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। इसके लिए एक दो बातें और कर लेते हैं। पहले तो मैं आई और एच के यूनिट को समझता हूं। मैं यहां पे एक बात लिख रहा हूं, बताना बहुत पुराने कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। एच एन आई आर, एच एन आई आर नहीं लिखना चाहिए, हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन की अगर बात करूं तो सेम यूनिट एंड डायमेंशन। क्या कोई मेरे को बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? एक सेकंड का टाइम दे रहा हूं। क्या कोई मेरे को बता सकता है एच एन आई का यूनिट सेम है, ये मैंने कैसे पता कर लिया? सर आपको तो पहले से पता था। ऐसा नहीं है। अब याद दिलाता हूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैं सरल शब्दों में बताता हूं, जो चीजें जुड़ रही है या घट रही है उनके यूनिट सेम होते हैं तभी वो जुड़ या घट सकते हैं। तो ध्यान से देखो ना, एच में इधर ले जाकर मैंने आई जोड़ा, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये इसके बराबर है। तो देखो एच में मैंने आई जोड़ा तो जुड़ेंगे या घटेंगे वही जिनके यूनिट्स क्या होते हैं, सेम। इस वजह से मैंने कह दिया एच और आई का यूनिट क्या है, सेम। क्या आपको समझ आ गया यूनिट के बारे में भी? चलो अब मैं आपको इसकी वो स्पेसिफिक कंडीशन बताता हूं जो मैक्सिमम लोग बताते हैं डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से बचने के लिए, जो आसान पड़ जाता है थोड़ा सा। तो मैं अब इसमें उस स्टैंडर्ड को लेने जा रहा हूं, इफ द मटेरियल इज प्रेजेंट, if there is no material is present, कोई मटेरियल नहीं है, सस्ते शब्दों में बोलूं तो वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है, बोलो ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर लगाया, अगर वैक्यूम है कोई मटेरियल नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटाइजेशन है ये तो होगा ही नहीं। अरे मैग्नेटाइजेशन तो तब होगा जब मटेरियल होगा, और जब मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू तो क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। तो आई कैन से एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट, ये बता देते। कुछ लोग बताते हैं कि ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी अपॉन म्यू नॉट। इज दैट क्लियर? समझ गए? तो मैं शॉर्ट रास्ता नहीं लेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं आपको दो बातें और बताना चाहता हूं, पुरानी भूली बिसरी यादें। बोलो अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहूं दो चीजों के लिए, किसके लिए, किस किस के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, याद आया, इट मींस बायो सावर्ट लॉ।
बायो सावर्ट लॉ के लिए। आप कहोगे सर ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो कुछ अलग है। नहीं अलग है, आप समझने की कोशिश करो। बिल्कुल देखो, तो करंट एलिमेंट था, छोटू सा करंट एलिमेंट होता है, तो उसकी वजह से छोटू सी इंटेंसिटी डेल्टा एच वेक्टर 1/4 पाई IDL वेक्टर में लिख रहा हूं क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अरे सर कुछ लोग कहेंगे सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता था। सर म्यू नॉट का यहां से कर लेंगे ना, यहां से देखो एच क्या है, एच क्या है बी अपॉन म्यू नॉट के बराबर है। तो यहां पर अगर मैं बी अपॉन म्यू नॉट रखूंगा तो ये म्यू नॉट बी अपॉन म्यू नॉट फिर से मल्टीप्लाई होकर यहां चला जाएगा और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर मैं इसको एक और तरीके से यूज कर सकता हूं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक पोल ऑफ बार मैग्नेट। क्या है, बार 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 की स्पेलिंग गलत हो जा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जगह अगर यहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी लिखते, एक ही बात है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक पोल ऑफ अ बार मैग्नेट एट अ डिस्टेंस आर बी नहीं एच इज इक्वल टू एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बहुत ही नया नया लग रहा है, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जब आप इस एच को हटा करके यहाँ बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, सॉरी फॉर एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, बी अपॉन म्यू नॉट रखेंगे तो म्यू नॉट अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या है। इज दैट क्लियर? बोलो, करके देखना, मेरे को बताना क्लियर है। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। नोट लगाओ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कई बार एससी वर्मा के, डीसी पांडे के या जेई के इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो आपको बार बार परेशान करेंगे और बोलेंगे एक टोरॉइड है, एक कोई सोलेनॉइड है या कोई सर्कुलर शेप का ऑब्जेक्ट है या कोई रिंग है, उसके अंदर मैं एक रॉड डाल रहा हूं, फिर बताइए मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी होने वाली है। तो मैं आपको यहां पर एक नोट के तौर पे एक बात बताना चाहता हूं। जब भी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई रॉड या इस तरीके का ऑब्जेक्ट डालने वाला हूं और उसका एंड अगर उसका इफेक्ट मुझे नहीं चाहिए या खत्म करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। When the ever end of magnetic material मैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो चुका है, क्या कर सकते हैं हम उसको, कैन बी नेग्लेक्ट। इट मीन्स, स्पेलिंग आप देख लेना अपने आप, थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे होती है। आई क्या है, 0। अच्छे से समझते रहो, मैं आपको बताने की कुछ कोशिश कर रहा हूं। मतलब मेरे को उसका मैग्नेटाइजेशन 0 करना है। कैसे पॉसिबल है, ध्यान से सुनना। When a rod is
inserted in a circular shape magnetic material. सर्कुलर शेप, या इसी को तुम एक नाम और भी दे दो, रिंग शेप कर लो। अब मैं बताता हूं ये क्या लिखा है, मैंने क्यों लिखा है। अगर मैंने बाहर से कोई रॉड इंसर्ट किया एक ऐसे मटेरियल के अंदर जो रिंग शेप का है, ये सोलेनॉइड हो सकता है, ये टोरॉइड हो सकता है, या ये कुछ वो स्पेशली मान करके अगर बनाते तो कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो कि कैसा ऑब्जेक्ट है, मैग्नेटिक मटेरियल है। क्लियर? तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, जीरो, अगर वो कैसा है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सर्कुलर शेप का है, जैसे ये है, और मैं यहां इंसर्ट कर रहा हूं, कहां, सेंटर पे। इज दैट क्लियर? बोलो। चलो, मैं अब एक सवाल के माध्यम से बात करना चाहता हूं। एक सवाल समझते हैं। एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि मेरे पास एक कोई सोलेनॉइड है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, ओके, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ओके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मेरे को बतानी है दो कंडीशन में। कौन कौन सी कंडीशन है समझते हैं। एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नेटिक intensity H of a long solenoid having small n number of turns per unit length, ठीक, एंड कैरिंग स्मॉल आई करंट कर ले रहा हूं, नहीं कैपिटल आई एक जैसा लगने लगेगा, स्मॉल आई करंट। ठीक है, अब आपने दो कंडीशन में बताना। पहली कंडीशन, व्हेन नो मटेरियल इंसर्टेड, इस शॉर्ट में लिख दूं, when no material is kept in it, कोई मटेरियल नहीं डाला है पहले। फिर a long copper rod is inserted, बोलो, सोलेनॉइड के अंदर एक कॉपर रॉड को इंसर्ट किया गया है, तब उसमें क्या फर्क पड़ सकता है, चलो चेक कर लेते हैं। बताओ, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये होता है मैग्नेटिक, पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कब, जब क्या है, नो मटेरियल है। इज दैट क्लियर? और एक बात और, ऐसे केस में H इक्वल टू, अरे अभी भी पढ़ के आए, बोलो, एन आई। क्लियर? अच्छा, नहीं समझ पा रहा तो ऐसे कर लो, H इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट, ऐसे तो कर सकते हैं ना। तो यहां से B की वैल्यू हो गई म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H। तो यहां से जब अपन रेशो लेने जाएंगे, बोलो, अरे इसको जब इस वैल्यू से मारेंगे तो यहां से मेरे को पता चल जाएगा H इक्वल टू एन आई, ये आने वाला, आई सॉरी बड़ा बन गया, ये छोटू आई,
क्लियर है? अरे इसको इससे डिवाइड करो, ये मर जाएगा, म्यू नॉट मर जाएगा, एन बचेगा, और इधर कौन बचेगा, एच। तो मेरे को पता चल जाएगा कि एच की वैल्यू यहां से कितनी है, एन। ठीक है, पहली कंडीशन। अब बताओ दूसरी कंडीशन के बारे में। यार अभी अभी मैंने इसीलिए नोट पॉइंट लिखाया था। क्या किया गया है, एक लॉन्ग कॉपर रॉड इज इंसर्टेड इन अ सोलेनॉइड। क्या सोलेनॉइड रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल यहां से देखो इस तरीके का होता है सोलेनॉइड। सामने का फेस देखो कैसा है, रिंग शेप है। तो मैंने इसके अंदर एक कॉपर रॉड को इंसर्ट कर दिया है। क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा ना, नो इफेक्ट। इसी बात को मैंने समझाने के लिए आपको नोट लगवाया था। इस कंडीशन में भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी होने वाली है, H इक्वल टू एन आई ही होने वाली है। क्या आप मेरी बात से एकदम क्लियर है, बोलो। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि टाइप ऑफ सब्सटेंस या टाइप ऑफ मटेरियल ऑन द बिहाफ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के बिहाफ पर कितने टाइप के मटेरियल हो सकते हैं। बेसिक बातें हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं, पैरा, फेरो और डाया मैग्नेटिक मटेरियल। मैं कुछ बातें जल्दी जल्दी बता देता हूं, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूं। इज दैट क्लियर, बोलो। ये कोई या फिर बिना इसके बताए मैं सस्पेक्टेबिलिटी भी नहीं बता पाऊंगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। सस्पेक्टेबिलिटी बतानी तो इनको बताना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, इनके विषय में कुछ बातें बता देता हूं जल्दी जल्दी। देखो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर पहले से कुछ मैग्नेटिज्म होती है, डाइपोल के ऑटोमेटिक अलाइनमेंट की वजह से, जिस वजह से जब हम इसमें बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जब हम भी एक्सटर्नल लगाते हैं, तो क्या होता है, जो इसकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो क्या हो जाती है, ग्रेटर देन हो जाती है किससे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स ये तो बहुत बेसिक बात है। जब मैं बाहर से लगाऊंगा इसके अंदर पैरा, अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता कि इसके अंदर ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये खास बात होती है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ऑलरेडी कुछ मैग्नेटिज्म पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है, इसके पीछे तो शुरुआत से यही तो वजह बताते चला रहा हूं, इलेक्ट्रॉन, करंट, मैग्नेटिक लूप, मैग्नेटिक डाइपोल, अलाइनमेंट एंड ऑल। इज दैट क्लियर, बोलो। द टेंडेंसी to increase magnetism is called paramagnetism, and the materials are called paramagnetic substance या पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। स्पेलिंग पे प्लीज सब्सटेंस गलत लिख गया, आई नो। क्लियर, बोलो। ऐसे ही अगर मैं फेरो के लिए लिखना चाहूं, तो फेरो के लिए भी रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, ग्रेटर नहीं, ग्रेटर देन होगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इज दैट क्लियर? उनके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। चलो चेस्ट को साफ करके फिर बताता हूं। और उनकी तो काबिलियत होती है, क्या काबिलियत होती है, यहां पर मुझे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ा पैरामैग्नेटिक फील्ड के, सॉरी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में। फेरो के केस में अगर ना भी लगाऊं तो भी काम हो जाएगा, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। कौन, फेरोमैग्नेटिक। इज दैट क्लियर? चलो अगला हेडिंग लगाओ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल डिस्कशन इन नेक्स्ट लेक्चर। बेसिक प्रॉपर्टी जान लेते हैं ताकि हम आगे की पढ़ाई कर पाए, सस्पेक्टिबिलिटी को हम टैकल कर पाए। फेरो
मैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंस। समझना, द परमानेंट एटॉमिक डाइपोल मोमेंट have tendency to have tendency नहीं, strong tendency लिखो। strong दिखना चाहिए ना, strong tendency to aligns themselves। मार्क करना इन शब्दों को। मतलब एटॉमिक परमानेंट एटॉमिक डाइपोल मोमेंट, परमानेंट एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है, मतलब हर कंडीशन में ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को इमिट करेगा, मैग्नेटिज्म के बिहेवियर को शो करेगा। सुनना आगे क्या करता है, स्ट्रांगली टेंडेंसी टू अलाइन देमसेल्फ। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है। द परमानेंट एटॉमिक डाइपोल मोमेंट हैव स्ट्रांग टेंडेंसी टू अलाइन देमसेल्फ। हाँ ठीक है, इवन without use of external magnetic field। बिना एक्सटर्नल फील्ड के, बिना फील्ड लगाए भी इनके पास कैपेबिलिटी है कि अपने अंदर जो एटॉमिक लेवल पे डाइपोल पाए जा रहे हैं, परमानेंट डाइपोल पाए जाते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, ये अलाइन कर लेते हैं। समझ पा रहा हो ना? समझ गया ना? एंड ऐसे सब्सटेंस कई केस में यूज करेंगे जब हमें स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स बनाने। बताओ किसके बनाएंगे, पैरा के बनाएंगे कि फेरो के बनाएंगे कि डाया के डाया, तो और बेहतर है, बेकार है बिल्कुल, आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म बोलो तो मैं कह सकता हूं, सो परमानेंट, ऐसा नहीं, यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। देखो ऐसा है, एक लेक्चर में क्लास के अंदर कोई व्यक्ति कितना बता सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। अब वैसे बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं उतनी बातें आपको बता रहा हूं जितनी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है। आपका इतने को पढ़ करके, कॉन्सेप्ट को समझ करके आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज तो मैं बहुत डिस्कशन चाहिए होता है, और ये लॉन्ग वीडियो होने वाला है आज। मे भी आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की है बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने की और बहुत ही अच्छे से पढ़ाने की, लेकिन लगना नहीं चाहिए बोरिंग। जितनी मेहनत मैंने की है, अगर आप उसका आधा भी कर दोगे तभी काम हो जाएगा। अच्छा, मैं एक वजह बता रहा हूं, इसके अंदर वजह है ऐसा क्यों होता है। कोई मेरे से कह सकता है क्वेश्चन कि आप ये बताओ, पैरा के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि अपने डाइपोल को अलाइन कर ले, हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का यूज करना पड़ता है। डाया में भी आगे चल के हम देखेंगे कुछ ना कुछ होगा। तो फेरो के अंदर ऐसा क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मैग्नेटिक डाइपोल है, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और उन फोर्सेस की वजह से अलाइनमेंट होता है। इसे हम एक्सचेंज कपलिंग के नाम से भी जानते हैं। इतना इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। मैं लिखता हूं, the force between neighboring atom, पड़ोसी एटम, is responsible for their alignment
बोलो, जो दूसरा एटम है उसके अंदर जो डाइपोल्स पाए जाते हैं उसका फोर्स क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है, या उसके फोर्स की वजह से क्या होने लगता है, अलाइनमेंट होने लगता है। और ये जो अलाइनमेंट हुआ है फोर्स की वजह से, इसे हम एक्सचेंज कपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सचेंज कपलिंग की वजह से ऐसा होता है कि विदाउट यूज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, अपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को सबको क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? क्या आप इस बात को हजम कर पा रहे हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल कर लेना चाहिए। चलो नेक्स्ट कैटेगरी है और लास्ट कैटेगरी है, दैट इज डाया मैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंस। देखो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, परमानेंट कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, कोई परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। मैं कह सकता हूं इंडिविजुअल एटम, जल्दी लिख दे रहा हूं, सुनते रहो लिखते रहो, डू नॉट हैव मैग्नेटिक मोमेंट। अब पहले तो इनमें खुद से तो है नहीं, इंडिविजुअल एटम के पास तो ऐसा है नहीं, और जब मैं बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप करता हूं, समझ रहे हो ना, यहां पर बताऊं छोटा सा बना के, क्या ये कौन है, डाया, डाया है। मैं बाहर से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को लगा रहा हूं, तो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से क्या होगा, ध्यान से सुनना, when such substance is placed in external magnetic field, इनको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब क्या होगा, इंडक्शन की वजह से, बाहर के फील्ड के इंडक्शन की वजह से इस मैग्नेटिक मटेरियल में, इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में अंदर डाइपोल का इंडक्शन होने लगेगा, लेकिन ये इंडक्शन इसकी डायरेक्शन में ना होकर अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड और भी वीक हो जाएगा इन कंपेरेटिव टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, पैरामैग्नेटिक केस में तो मैंने बताया कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लेता है वो ग्रेटर देन होता है, फेरो के केस में ग्रेटर ग्रेटर देन लिख लेना, मैं बताना भूल गया, ग्रेटर ग्रेटर देन, और डाया के केस में स्मॉलर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? देन डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन मटेरियल। ठीक है, अगर किसी को जानना है कैसे, तो मैं यहां पर एक शब्द लिख दे रहा हूं, इसका मतलब मैं अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। लेंज लॉ की वजह से होता है, लेंज लॉ क्या होता है मैंने बोला आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इंडक्शन तो हुआ, डाइपोल मोमेंट का क्या हुआ, इंडक्शन हुआ। The dipole moment induced in the material by applied field। ठीक है, मैं यहां इसके बारे में थोड़ा सा और ऊपर बताता हूं, इसके बारे में यहां पर लिख देता हूं। लेकिन हुआ क्या, ये जो इंडक्शन हुआ है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने के बजाय अपोज करने लगता है, जिस वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। इज दैट क्लियर? द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंडक्शन
ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या करने लगता है? opposes the ओरिजिनल फील्ड जो मैंने लगाया था। ध्यान से समझना, यहां फोटो बनाता हूं। यहां पर मैंने लेफ्ट से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाया, बाहर से लगाया, इसके अंदर क्या हुआ? इंडक्शन हुआ। तो जो डाइपोल पैदा हुए ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, अप्लाइड फील्ड इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा? अच्छा खुद सोच करके बताओ, फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स घटने वाला है। इज दैट क्लियर? हाँ, ये क्या एक्चुअली में यही लेंज लॉ लिखा होगा, यही लेंज लॉ है, यही लेंज लॉ है। कैसे है आगे चल के बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, इंड्यूस करंट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो बोलो क्या होगा? देन द रिजल्टेंट फील्ड इज स्मॉलर देन एप्लाइड फील्ड एंड बोलो द फेनोमेनन क्या ही घटिया राइटिंग है। द फेनोमेनन ऑफ नहीं, the phenomenon is called diamagnetism and materials are called diamagnetic material। क्लियर? समझ गए इस कॉन्सेप्ट को कि डायमैग्नेटिक मटेरियल किसे कहते हैं हम? बोलो क्या कर दिया? एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, सपोर्ट करने के बजाय अपोज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के बजाय घटा दिया। बोलो हुआ किसकी वजह से? लेंज लॉ की वजह से। समझ गए इतनी बेसिक बातें? हाँ, मैं यहां पर एक शब्द आपको और क्लियर करना चाहता हूं। मैंने यहां पर एक शब्द यूज किया था, क्या मैंने यहां पर लिखा है? हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुए? सुनना, नोट पॉइंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुए? इंड्यूस्ड हुए। ये शब्द आपने सुना, आपने सुना होगा। पैरा में मैंने ऐसा नहीं बोला, डाया में मैंने ऐसा नहीं बोला, सॉरी पैरा में मैंने ऐसा नहीं बोला, फेरो में मैंने ऐसा नहीं बोला, डाया में मैंने बोला कि इंड्यूस्ड हुए मैग्नेटिक डाइपोल। तो क्या सिर्फ डाया मैग्नेटिक में हुए? ना, ऐसा नहीं। इंडक्शन तीनों ही केसेस में होता है, पैरा, फेरो और डाया। डाया की कहानी मैंने इसलिए आपको बताई क्योंकि पैरा के केस में सिंपली मेरा मैग्नेटिक फील्ड बाहरी फील्ड लगाने से बढ़ गया था, और फेरो के केस में मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही। डाया में मैंने लगाया और लगा करके फायदे की वजह से नुकसान, लगाया फायदे की वजह से और हो गया नुकसान, तो इंडक्शन भी मेरा अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। इस वजह से मैंने यहां पर इंड्यूस्ड शब्द का या इंडक्शन शब्द का इस्तेमाल किया। बहरहाल इंडक्शन तो तीनों ही केसेस में हुआ है। इज दैट क्लियर? द मैग्नेटिक इंडक्शन is in all materials, चाहे कोई भी हो, पैरा, फेरो, whenever magnetic field is applied। ठीक है, सब में ही होता है मैग्नेटिक इंडक्शन इज इन ऑल मटेरियल्स। ऑल मटेरियल्स का मतलब मैं सिंपली यहां पे लिख दे रहा हूं, जल्दी से चाहो तो आप नोट कर लेना। पैरा, फेरो या फिर डाया, तीनों ही मटेरियल्स में होता है। इज दैट क्लियर? चलो, ये मैंने बेसिक क्लासिफिकेशन आपको बता दिया पैरा, फेरो और डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस का। इसके यहाँ पे कल हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेंगे। किसकी डेंसिटी ज्यादा, कौन सपोर्ट करता है, कौन अपोज करता है, किसके साथ क्या हो सकता है।
ये तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। आज के लेक्चर में अब मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। आपको पता है जब मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को बाहरी फील्ड में रखूंगा तो मैग्नेटाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और उनके मैग्नेटाइजेशन से सस्पेक्टिबिलिटी का क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूं। फॉर पैरा मैग्नेटिक and diamagnetic नहीं, डाया नहीं, फेरो बोलना चाहिए हमें। फेरो मैग्नेटिक substance are placed in external magnetic field। मैंने उन्हें बाहरी फील्ड में रख दिया। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था या जो मैग्नेटाइजेशन था वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। The intensity of magnetization, ब्रैकेट में आई लिख दे रहा हूं, is directly proportional to magnetic intensity, मतलब H। I can say I is proportional to H। अब आपको पता है जब भी हम पढ़ाई करते हैं फिजिक्स में अलग अलग जगहों पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। यहां पर आने वाला कांस्टेंट ये कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। इसका नाम मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी है, जीटा भी बोलता हूं मैं इसको, जीटा। ये एक्स जैसा है, ऐसा बोलो, इज दैट क्लियर। अगर इसके यूनिट की बात करें, जल्दी से लिख दे रहा हूं, इसका यूनिट बोलो क्या होगा, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। अरे भैया बहुत साफ है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आई और एच का यूनिट क्या होता है, सेम। तो इन दोनों का जब रेशियो होगा तो यूनिट और डायमेंशन क्या होंगे, कैंसिल आउट। मतलब ये सिंपली क्या होगा, मैथमेटिकल नंबर होने वाला है। बोलो, मैं यहां पर एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और स्मॉल होगी पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, और इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और स्मॉल होगी डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ये गलत हो गया था, हाँ, पैरा मैग्नेटिक, सॉरी फेरो नहीं, इसको डाया मैग्नेटिक करो, ठीक है। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या लिख रहा हूं, क्यों नहीं बता रहा हूं। हाँ, बताता हूं। ऐसा क्यों, देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब बाहर से फील्ड लगाने पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर मटेरियल्स का बढ़ता है। किन का बढ़ता है, अरे पैरा मैग्नेट का बढ़ता है ना। फेरो में तो जरूरत ही नहीं पड़ती लगाने की, और डाया में और नुकसान होता है। इसीलिए जो सस्पेक्टिबिलिटी है, दिस इज द पॉजिटिव एंड स्मॉल फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब अगर ये सब्सटेंस है, इसका नाम क्या है, पैरामैग्नेटिक है, मैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा, इसका मैग्नेटिज्म क्या होगा, बढ़ेगा। इज दैट क्लियर। लेकिन अगर ये
डायामैग्नेटिक है और मैं बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाऊंगा तो इसका मैग्नेटिज्म क्या करेगा, घटेगा। इसीलिए सस्पेक्टिबिलिटी क्या है, नेगेटिव है और स्मॉल है फॉर द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इज दैट क्लियर? सस्पेक्टिबिलिटी के बारे में और भी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज नहीं। इज दैट क्लियर? आज के लिए इस सस्पेक्टिबिलिटी के लिए इतना ही, ठीक है। अब मैं एक शब्द आपको बताने जा रहा हूं, एक टर्म, परमियाबिलिटी। बहुत पढ़ा है हमने परमियाबिलिटी के बारे में, म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट बार बार करते हैं ना, 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं कि परमियाबिलिटी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की क्या हो सकती है और कैसे हो सकती है। तो हेडिंग लगा लो, परमियाबिलिटी। तो यहां पे मैं बेसिक एक्सप्रेशन जो अपन ने पहले यूज किया था वहीं से इसको यूज करने जा रहा हूं। बोलो, ये बेसिक एक्सप्रेशन था, इसको जल्दी से इस साइड लाता हूं, सारी चीजों को मैनेज कर लेता हूं। आई प्लस एच बराबर म्यू नॉट के इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। म्यू नॉट इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये बेसिक रिलेशन। मैग्नेटिक फील्ड बाहर का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट किसके बराबर था, किस किस का सम था, मैग्नेटाइजेशन और जो बाहर से मैंने लगाया उन दोनों के सम के बराबर था। बोलो, अब मैं यहां पे एक काम और कर सकता हूं, म्यू नॉट एच। अभी अभी मैं लिख के आया हूं क्या, आई इज इक्वल टू जीटा जीटा एच, याद आया? तो यहां लिख सकता हूं मैं जीटा एच। इज दैट क्लियर? तो यहां से मैं आगे लिख सकता हूं म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, यहां से एच मैंने कॉमन ले लिया, इधर लिख दिया। बोलो, कुछ समझ आ रहा है? ये तो एक जनरल रिलेशन आ गया। अगर स्टैंडर्ड इसका कंपेयर करना चाहूं तो ये क्या होता था, म्यू एच टाइप होता था। याद आया कि नहीं आया? याद आया? बोलो, ये किसके लिए है, फॉर अ मटेरियल, किसी मटेरियल के लिए है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, ठीक। इसे कुछ भी मान लो, 1 2, इनको कंपेयर करने के बाद 1 प्लस जीटा, 1 प्लस सस्पेक्टिबिलिटी। बोलो, इज दैट क्लियर? चलो एक टर्म की और बात करता हूं, रिलेटिव परमियाबिलिटी। क्या होता है रिलेटिव परमियाबिलिटी, म्यू आर। ध्यान से सुनता, मेरे शब्दों को सुनते रहना। परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमियाबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम। ये क्या है, चलो मैं भी लिख दूंगा, यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं। म्यू इज परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम, और म्यू नॉट क्या है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसी को मैं वैक्यूम भी बोल सकता हूं, या इसी को मैं एयर भी बोल सकता हूं। इज दैट क्लियर? यहां पर वैल्यू भी डाल देता हूं, म्यू आर इज इक्वल टू, अभी मैंने म्यू की वैल्यू निकाली थी, कितनी थी, म्यू नॉट 1 प्लस सस्पेक्टिबिलिटी ओवर म्यू नॉट। इस म्यू नॉट से म्यू नॉट मर गया, तो यहां पर मैं कहीं साइड में ये रिलेशन मेंशन कर देता हूं, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस सस्पेक्टिबिलिटी। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स में कैसे डिसाइड करेंगे रिलेटिव परमियाबिलिटी, इस तरीके से किसी की सस्पेक्टिबिलिटी प्लस है पैरा, किसी की माइनस है डाया, किसी की पॉजिटिव है और बहुत बड़ी है फेरो। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। बोलो, इज दैट क्लियर? अच्छा, इसका यूज क्या, क्यों इसको हमने पढ़ा, क्यों इसका यूज किया? चलो मैं एससीबी के एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि एससी वर्मा सर ने किस तरीके से इसको समझाया हुआ है, बताया हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैं एक सोलेनॉइड ले लेता हूं, ठीक है, और उस सोलेनॉइड के अंदर अभी मैं कोई मटेरियल नहीं डाल रहा, अभी मतलब एयर या वैक्यूम उसके अंदर है। उसके बाद मैं उसके अंदर कोई मटेरियल प्लेस्ड करने जाऊंगा तो मैं समझ सकता हूं कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, या फिर कैन से कि क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, कब, व्हेन
नो मटेरियल इज कीप्ड, ठीक, इसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं रखा गया। तो ये हो गई कहानी। और एच 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 एन आई, याद आया? आई नाउ, आई इज द करंट, चलो आई छोटा कर लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो, आई, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है ना, ऑल नंबर ऑफ टर्म्स इज एन, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको बेसिक्स में पता होनी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, ना 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 मटेरियल इज इंसर्टेड, मैंने मटेरियल डाल दिया कोई, ठीक है, इस सोलेनॉइड के अंदर मैंने कोई मटेरियल भर दिया। तो बताओ अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी से म्यू नॉट, बी से म्यू नॉट ना, म्यू, म्यू माने परमेबिलिटी ऑफ मीडियम एंड आई, इज दैट, बोलो एच क्या हो जाएगा, एच एन आई, बोलो 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 बोलो, एच को मैं लिख सकता हूं यहां पे क्या, एन आई, तो ये हो जाएगा कितना, म्यू, नहीं ऐसे लिख सकता हूं, बी इक्वल टू, बोलो म्यू तो म्यू ही रहेगा, और एन आई को मैं लिख सकता हूं क्या, एच। तो ये इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अभी इतना मैग्नेटिक फील्ड है, इसको भी मैं चाहूं तो इसके टर्म्स में लिख सकता हूं कि यहां पर मैंने एक चीज इस तरीके से मैं लिख सकता था, इसको ऐसे भी लिख सकता था कि बी इक्वल टू म्यू और एच, एन आई को क्या लिख सकता हूं, एच। एक सेकंड, कॉल आ रहा है, मैं अटेंड कर लूं, आप सॉल्व करो तब तक इसको। बोलो, कर लिया? चलो इसको इक्वेशन को एक मान लो, इसको इक्वेशन को दो मान लो, कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशंस को। टू वाई वन कर लो, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू एच, और ये क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच। बोलो दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर करने जाओगे, हाँ तभी तो मैं सोचो इसको कोई B1 लिखो ना, इसको कोई B2 लिखो, अरे अलग अलग फील्ड्स होंगे ना, ये B1 और ये कोई B2, ठीक है। तो यहां पर जब आप कंपेयर करने जाओगे तो ये H से H मर गया, और यहां पर आप B2 अपॉन B1 कर लेते तो ज्यादा सही रहता। चलो कोई बात नहीं, मैं B2 अपॉन B1 कर ले रहा हूं, इज इक्वल टू, क्या लिख दिया, एक सेकंड में दोबारा से कर रहा हूं, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो रहा है। ये B1 की वैल्यू है म्यू नॉट एच, B2 की वैल्यू है म्यू नॉट एच, नॉट म्यू नॉट एच, B2 की वैल्यू है म्यू एच, ठीक है। अब चाहे 1/2 कर लो चाहे 2/1 कर लो, आंसर तो वही आना है। चलो मैंने कर लिया B2 अपॉन B1, तो बोलो ये एच से एच मर गया, B2 की वैल्यू कितनी है, म्यू, ऊपर आ जाएगा, B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट, नीचे आ जाएगा। बोलो ध्यान से पढ़ो इस शब्द को, अरे यही तो था ना, म्यू और रिलेटिव परमिएबिलिटी, क्या था, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिएबिलिटी ऑफ एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम, इज दैट क्लियर। तो ये हो गया B2 इज इक्वल टू म्यू आर टाइम्स ऑफ B1। बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता था, यही तो बताते हैं ना एस सी वर्मा, क्या कह रहे हैं एस सी वर्मा बता रहे हैं कि जब इसमें कोई भी मटेरियल नहीं पड़ा था तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी, अब इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैंने कोई मटेरियल डाल दिया जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। बोलो, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई किसकी वजह से, रिलेटिव परमिएबिलिटी के चेंज होने की वजह से, या परमिएबिलिटी चेंज होने की वजह से कितने बढ़ गई, म्यू आर टाइम्स। अब जितनी रिलेटिव परमिएबिलिटी इन दोनों के बीच में डेवलप्ड होगी, उतना ही गुना क्या होगा, फील्ड बढ़ के तैयार हो जाएगा। तो फाइनल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इन दैट मटेरियल, इन दैट सोलेनॉइड व्हेन मटेरियल इज प्लेस्ड will be equal to mu r times of initial magnetic field. Is that clear? शायद आप मेरी बात को समझ पाए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। चलो अब वो टाइम आ गया जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहां से मैंने लेक्चर को शुरू किया था, जिस क्वेश्चन से। अब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, आप भी सॉल्व करो, अब तो आप कर ही सकते हो। और फाइनली फिर ये लॉन्ग लेक्चर को अपन टाटा एंड बाय बाय बोल के निकल जाएंगे। देखो करना तो पड़ेगा ना इसको कंप्लीट अच्छे से। तो बोलो क्या मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखूं, बोलो
find the percent increase in magnetic field when the space चलो लैंग्वेज अगर थोड़ी बहुत गलत भी हो जाए तो मैनेज करना, पहले से मैंने साफ सुथरी लैंग्वेज लिखी थी, उस वहां से नोट कर लेना। व्हेन द स्पेस बिटवीन करंट कैरिंग टोरवाइड is filled with एल्यूमिनियम और सस्पेक्टिबिलिटी एल्यूमिनियम की मेरे को दे रखी थी 2.1 इंटू 10 टू दी पावर -5। ठीक है, विजुअल है क्या? अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लास्ट क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं सॉल्व कर ही दूं, तब ही बंद करूं इसको। बोलो, दिख रहा है ना? चलो थोड़ा सा मैनेज कर लो, लास्ट क्वेश्चन है, वैसे भी अपना सॉल्व होने ही वाला है। कर लो थोड़ा सा मैनेज, करते सॉल्व करो तुम। मेरे को क्या बताना है इसमें? परसेंटेज इंक्रीज बताना है जब मैंने इस टोरॉइड को भर दिया है। चलो अब मैं जल्दी से आपको बताता हूं ना, टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सबको पता होगा, B = μ0 Ni। ये कब है कहानी? व्हेन नो मटेरियल, बोलो कोई मटेरियल उसके अंदर नहीं भरा गया है। इज दैट क्लियर? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, B = μ0 Ni की जगह H, बोलो। और B विल बी इक्वल टू म्यू एन आई, और दिस कैन बी ऑल्सो राइट म्यू एच। कब? व्हेन मटेरियल इज इंसर्टेड। मेरे को क्या निकालना है बोलो? मेरे को क्या निकालना है? चेंज, वो भी किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। बताओ, तो मैं अगर इसकी तरह इसको करना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, B = म्यू की जगह क्या लिख सकता हूं? μ0 1 + जीटा सस्पेक्टिबिलिटी इंटू एच। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि सस्पेक्टिबिलिटी क्या है? गिवन है। क्लियर? अब मैं चेंज निकालने की कोशिश करूं, जैसे इसको मैं B0 मान ले रहा हूं, जब हवा भरी थी, एयर भरी थी, कुछ नहीं था, तो B0 मान लिया, B मान लिया। बताओ चेंज निकालूं, चेंज इन B मतलब डेल्टा B, और वो भी एक कैसा चेंज निकालना है? इंक्रीजिंग। तो बताओ अगर मैं क्या कर दूं, फाइनल में से इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड को घटा दूं, तो ये परसेंटेज ये चेंज आएगा, जो ये चेंज कैसा होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि फाइनल फील्ड क्या है? ज्यादा है, इनिशियल फील्ड क्या है? कम है। तो आई कैन से, बोलो, यहां से मैं इसकी वैल्यू रखने जा रहा हूं, μ0 1 + जीटा इंटू एच माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितना है? μ0 टाइम्स ऑफ एच। अब देखो थोड़ी सी मेरी सॉल्व करने में हेल्प करना, मैं जल्दी से कर दूं, क्या मार दूं एक शॉट। बताओ इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा? μ0, इधर से मल्टीप्लाई करूंगा एच, दिस इज गोइंग टू बी μ0 एच, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा दिस इज गोइंग μ0 एच एंड सस्पेक्टिबिलिटी। बोलो अब इसके साथ घटाऊंगा तो μ0 इंटू एच, ये μ0 इंटू एच से μ0 इंटू एच कैंसिल। बोलो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड मेरे को पता चल गया, और इसकी वैल्यू कितनी आई? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आने वाली है μ0 एच इंटू सस्पेक्टिबिलिटी। ये आइए चेंज, या कह सकता हूं मैं यही क्या है? इंक्रीज भी है। बोलो, लेकिन मेरे को तो निकालना है क्या? परसेंटेज। तो ये बहुत ही आसान है, परसेंटेज निकालना मेरे लिए। कैसे निकालूंगा? चेंज अपॉन इनिशियल, बोलो, इंटू 100, इससे निकाल लूंगा क्या मैं? परसेंटेज इंक्रीज। देखना, परसेंटेज इंक्रीज
इंक्रीज के लिए मैं ऐसा साइन बना दे रहा हूं, इन मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा V क्या लिख सकता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये जनरल एक्सप्रेशन होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। अब ध्यान से देखना, परसेंटेज इंक्रीज, बोलो B माइनस बी नॉट, इसकी वैल्यू मेरे को पहले से पता है, यही तो है ना, B माइनस बी नॉट, म्यू नॉट H सस्पेक्टिबिलिटी, बोलो अपॉन इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H इंटू 100। इज दैट क्लियर? बोलो ये म्यू नॉट H से म्यू नॉट H मर गया, और यहां पर परसेंटेज इंक्रीज को मैं लिख सकता हूं, कितना आया, जीटा इंटू 100 या सस्पेक्टिबिलिटी इंटू 100। अब आपको इसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है या मैथमेटिकल वैल्यू निकालनी है तो आप सस्पेक्टिबिलिटी की वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 2.1 इंटू 10 टू दी पावर -5 था, इसमें जब मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इज गोइंग टू बी परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड 2.1 इंटू 10 टू दी पावर -3 टेस्ला। इज दैट क्लियर? दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई मटेरियल नहीं था, उसके बाद जब हमने किसी मटेरियल को या एल्यूमिनियम को प्लेस किया था उसकी सस्पेक्टिबिलिटी के साथ, इतनी सस्पेक्टिबिलिटी। इज दैट क्लियर? आई थिंक बहुत ही मजा आया होगा, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, बोलो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरा डाया और फेरो के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और फाइनली हिस्टेरेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए।